अब हमारा क्वेश्चन है आरबीआई एक्ट 1934 के प्रोविजन, आरबीआई एक्ट 1934 के प्रोविजन क्या है। इसमें देखो सबसे मेनली जो प्रोविजन लिया गया वो है कि न्यूनतम गोल्ड का जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया, सॉरी वो प्रोपोर्शनेट खत्म कर दिया और न्यूनतम शुरू कर दिया। मतलब मिनिमम गोल्ड एंड सिक्योरिटी सिस्टम शुरू कर दिया। पहले प्रोपोर्शनेट था, कैसे? आरबीआई आपको पता है नोट इशू करती है, आपको पता है आरबीआई नोट इशू करती है, मुद्रा छापने का काम, नोट के निर्गमन का काम करती है। इससे पहले के एक्ट के अनुसार आरबीआई को नोट छापने के लिए 40% गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटी और केस रखना पड़ता था। जैसे 1 लाख करोड़ की मुद्रा छापनी है तो 1 लाख करोड़ का 40% इनके पास रिजर्व रखना होता था। 2 लाख करोड़ तो उतना रिजर्व वहां बढ़ जाएगा, 3 लाख करोड़ छापने तो उतना रिजर्व और लाओ। रिजर्व में क्या क्या आता था? फॉरेन सिक्योरिटीज, गोल्ड, ये माने जाते थे, रिजर्व में माने जाते हैं। ठीक है, अब हर बार जैसे भारत को डेवलपमेंट करना है तो फॉरेन एक्सचेंज भी काफी मात्रा में चाहिए। पहले तो क्या हम भारत के अंदर अंदर ही थे, 1947 के बाद डेवलपमेंट हुआ तो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, 5 ईयरली प्लान। अब उस प्लान के अनुसार हमें आउट ऑफ इंडिया भी डेवलपमेंट करना था, कुछ सामान वहां से मंगाना था तो फॉरेन सिक्योरिटी चाहिए थी और पैसा भी चाहिए होता है। तो इस एक्ट में जो विशेष प्रोविजन किया गया, इस परसेंटेज सिस्टम को खत्म किया गया। अब आरबीआई को नोट छापने के लिए, अब आरबीआई को नोट छापने के लिए 400 करोड़ का आपको क्या रखना पड़ेगा? नगद व फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में 400 करोड़ नगद व फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में। कितने रुपए? 400 करोड़ और 115 करोड़ का गोल्ड रखना है। उसके बाद आप चाहे जितने, आप मतलब आरबीआई चाहे जितने नोट छाप सकती है। पहले क्या था? पहले था आरबीआई को नोट इशू करने के लिए जितने के नोट इशू करने हैं उसका 40% नगद, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में रखना होता था। तो आरबीआई नोट छाप, जब नोट चाहिए कंट्री को और आरबीआई नोट छाप नहीं सकती थी, इतना गोल्ड कहां से लाए? ठीक है, एक गोल्ड के भाव में चेंज किया, गोल्ड के भाव में चेंज किया। पहले 25.3 आने और 10 पाई था गोल्ड की रेट, जो सोने की दर है वो पहले क्या थी? 25.3 आना, 25.3 आने व 10 पाई की जगह, रेट चेंज होती रहती है ना, उसकी जगह हमने 62.5 रुपए कर दी, 62.5 रुपए की गई। ठीक है, एक बार वापस सुने। मिनिमम गोल्ड प्रणाली खत्म कर दी गई, और प्रोपोर्शनेट खत्म की, आनुपातिक जो थी ना, अनुपात में रखना खत्म कर दी और मिनिमम गोल्ड प्रणाली सिस्टम शुरू कर दिया। ठीक है, आरबीआई को नोट निर्गमन करने के लिए इससे पहले के एक्ट के अनुसार क्या करना पड़ता था? 40% गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज और केस रखना पड़ता था। नए एक्ट में इसको परिवर्तित किया और इसको 400 करोड़ क्या? नगद व फॉरेन सिक्योरिटी, 400 करोड़ क्या है? नगद व फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में, और 115 करोड़ गोल्ड रखना पड़ता है। उसके बाद वो चाहे जितने नोट छाप सकती है। ठीक है, समझ गए? अब गोल्ड की रेट जो है वो 25.3 आने व 10 पाई की जगह हमने 62.5 रुपए की गई। देखो, परिवर्तन पक्ष में और विपक्ष में दोनों होता है।
परिवर्तन किसमें होता है? फेवर में भी होता है और अनफेवर में भी होता है। अब इस एक्ट से, इस चेंजेस से क्या फायदे हुए? एक तो इस चेंजेस से फायदा हुआ कि इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए जहां पर जितने रुपयों की आवश्यकता होगी तो मिनिमम हमने रख दिया, और मिनिमम रखने के बाद आराम से नोट छाप सकती है आरबीआई, ठीक है। और अब दूसरी चीज, विरोध क्या हुआ या विपक्ष में क्या पॉइंट आए? तो विपक्ष में सीधे सीधे आगे कि मनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एक रेट में भी परिवर्तन किया, पहले 25.3 आने में 10 पाई जो गोल्ड की रेट थी उसको हमने क्या कर दिया, 62.5 रुपए की दर से कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें क्रिटिसिज्म करेंगे, देखो पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। एक तरफ फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ कि आरबीआई कभी भी देश को आवश्यकता होने पर नोट इश्यू कर सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट के लिए नोट इश्यू कर सकती है, तो ये फायदा हो गया। हर चीज के एक सिक्के के दोनों दूसरा पहलू भी होता है। तो इसका दोष ये, कुछ लोगों ने ये माना है कि अगर इस तरह से नोट छापने लग गए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, और लोगों पर साइकोलॉजिक इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, नोट की वैल्यू कम हो जाएगी। आप देख लें जो नोट होता है, नोट पर आपको पता हो तो ये लिखा हुआ होता है, यहां पर देखना कभी, ये यहां पर ये आरबीआई जो नोटबंदी के समय, नोटबंदी जब थी तो उस टाइम आपको पता हो तो आरबीआई ने कहा था कि आप अपने पुराने नोट जमा करके नए नोट ले लें। नोट मुद्रा फेल नहीं हुई थी, नोटबंदी आरबीआई ने की थी। यहां देख लेना, सबके पास नोट होते हैं, यहां वो गवर्नर हमें गारंटी देता है, प्रोमिस करता है, ये प्रोमिसरी नोट है, प्रतिज्ञा पत्र है ये नोट, ठीक है। अब वो गारंटी देता है, लेकिन अगर किसी देश की सरकार फेल हो जाए, जैसे इराक में हुआ था, सद्दाम हुसैन का जब शासन था वो खत्म हुआ था, अमेरिका ने जब अटैक किया था, तो उस टाइम इन नोटों की वैल्यू बिल्कुल जीरो टाइप हो गई थी, क्योंकि मेनली गारंटी क्या होती है, इतनी उनके पास फॉरेन सिक्योरिटी बड़ी होती है। अब गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी कितनी है, 515 करोड़, 515 करोड़ की तो सिक्योरिटी हुई, 400 करोड़ का तो और 115 करोड़ का ये, और नोट छाप दिए लाखों करोड़ के, तो इसका मतलब उस रेशियो में सरकार वापस पे नहीं कर पाती है। समझ गए? समझ में आ गया ना? तो आप लिख देना 1934 के अंदर सबसे पहला क्या लिखोगे, जो आपके प्रोपोर्शनेट था उसको चेंज करके मिनिमम सिक्योरिटी फिक्स कर दी। प्रोपोर्शनेट में कितना था, 40% था, और मिनिमम सिक्योरिटी कितनी कर दी, 400 करोड़ का तो केस और फॉरेन सिक्योरिटी, और 115 करोड़ का गोल्ड रखकर आप कितनी भी करेंसी इश्यू कर सकते हैं। पहले रेट क्या थी, 25.3 आने में 10 पाई, और अब क्या हो गई 62.5 रुपए, ये आपके रेट कर ली गई, ठीक है। दोष क्या हो गए, एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, और दूसरा महंगाई बढ़ेगी। और फायदे क्या हो गए, फायदे ये हो गए कि आरबीआई का देश की स्थिति को देखते हुए नोट छाप सकती है, ये एक आरबीआई को फायदा हो गया, मतलब देश को फायदा हुआ। लेकिन ये हमने गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास कुछ विशेष राइट दे दिए जिससे मुद्रास्फीति को, महंगाई को नियंत्रण किया जा सके और इसमें चेंजेस कर सके। आरबीआई एक्ट 1934 में जो दूसरा चेंजेस किया वो किया आपके वेरिएबल केस रिजर्व रेशियो का, किसका, परिवर्तनशील नगद कोष अनुपात, ठीक है। इसमें क्या किया, आरबीआई ने जो परिमाणात्मक साख नियंत्रण करने के लिए, परिमाणात्मक साख नियंत्रण, आपको पता आरबीआई दो तरह से साख नियंत्रण करती है, ये लिख सकते हैं आप, आरबीआई दो तरह से साख नियंत्रण करती है। एक तो होती है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, एक होता है क्वालिटेटिव, गुणों के आधार पर, गुणात्मक, एक होती है मात्रात्मक, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, ठीक है। क्वालिटी ये गुणात्मक गुण हो गए, क्वालिटी गुण हो गए, क्वांटिटी मात्रा हो गई, ठीक है। जब आरबीआई को मार्केट से पैसा कम करना होता है, महंगाई बढ़ गई, कल्पना करो कि महंगाई बढ़ गई, सबके पास पैसा ही पैसा है, तो पता है वस्तुएं बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी, सबके पास पैसा है तो वस्तुएं महंगी हो जाएगी, और आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, महंगाई में कमी करनी है, वस्तुओं के भाव कम लाने हैं, तो उस समय क्या करेगी, ये वेरिएबल केस रिजर्व रेशियो को काम में लेगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा बढ़ने पर काम मिलेगी, मार्केट में पैसा है ही नहीं और मात्रा बढ़ानी है तो भी वेरिएबल रिजर्व रेशियो, केस रिजर्व रेशियो काम मिलेगी। कैसे? इसको आपने कभी नाम सुना हो तो CRR, केस रिजर्व रेशियो। आरबीआई अनुसूचित बैंकों को ये आदेश दे देती है कि केस रिजर्व रेशियो बढ़ा दो या केस रिजर्व रेशियो कम कर दो। वेरिएबल का मतलब बढ़ाना और कम करना दोनों होता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझना। जैसे ये आरबीआई है, इधर नीचे यूं मान लेते हैं, 4 बैंक ही मानते हैं भारत में, एक बार का मान लेते हैं। अब यहां पब्लिक जुड़ी हुई है हर बैंक से, ठीक है। पब्लिक यहां रुपए जमा कराती है, कुछ जमा कराती है, कुछ उधार लेती है। ऋणी और ऋणदाता का काम संबंध। यहां पर जब रुपए जमा कराती है तो जमा राशि का एक पार्ट आरबीआई खुद के पास मंगाती है और कुछ पार्ट इनको लिक्विड रूप में रखना पड़ता है। एक पार्ट खुद मंगा लेती है और एक पार्ट क्या करती है, लिक्विड रूप में रखना पड़ता है। तो मार्केट में अगर रुपया बढ़ जाता है तो ये कह देती है, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देती है कि तुम ज्यादा पैसा अपने पास रखो, तुम लोग ज्यादा पैसा अपने पास रखो, तो लोन अपने आप कम बटेगा, ठीक है। और मार्केट में पैसा बढ़ाना होता है तो मान लो इसके पास 10 करोड़ जमा हुए और ये 10% खुद के पास रखती है, आदेश दे देती है 10% खुद के पास रखो, तो 1 करोड़ इनके पास रहेगा और 9 करोड़ लोन में बटेगा। अगर इसको ये 20% कर दे तो 2 करोड़ खुद के पास रहेगा, 8 करोड़ ही बटेगा, तो 1 करोड़ कम हो गया मार्केट में, ठीक है। ये इसको 100% तक कर सकती है। आरबीआई के पास विशेष राइट है कि केस रिजर्व रेशियो को 100% तक किया जा सके। तो वेरिएबल केस रिजर्व रेशियो का मतलब है आरबीआई मात्रात्मक क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए इसका सहारा लेती है और केस रिजर्व रेशियो को कम ज्यादा करती रहती है। मार्केट में पैसा कम करना है तो रेशियो को बढ़ा दो, विपरीत चलो, रेशियो बढ़ जाएगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा, मार्केट में कम रहेगा। और मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो रेशियो को कम कर दो। ये दूसरा इन्होंने जो सुधार किया। पहला सुधार क्या किया था, याद करो 1934 में पहला सुधार क्या किया था, वो जो आनुपातिक रूप से गोल्ड और कैश रिजर्व रखते थे उनकी जगह मिनिमम रिजर्व किया 400 करोड़ और 115 करोड़ का। और दूसरा क्या किया, वेरिएबल केस रिजर्व रेशियो, किसके लिए, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव कंट्रोल करने के लिए, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये हथियार मान लो आरबीआई का, क्रेडिट कंट्रोल का। मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो इसको कम कर दो, मार्केट में पैसा कम करना है तो इसको बढ़ा दो। समझ गए? ये आरबीआई के हथियार के रूप में इसको काम में लाया गया। आरबीआई एक्ट 1934 में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रोपोर्शनेट रिजर्व फंड खत्म कर दिया गया, आनुपातिक जो स्वर्ण कोष की समाप्ति, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं कि मिनिमम स्वर्ण कोष योजना लागू कर दी गई, जो मैंने आपको 400 करोड़ 115 करोड़ बताया। दूसरे में परिवर्तनशील नगद कोष अनुपात, आरबीआई द्वारा कौन क्या करने के लिए, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए परिवर्तनशील नगद कोष अनुपात एक हथियार के रूप में दे दिया गया, जिसको कम ज्यादा करके मार्केट से मुद्रा को नियंत्रित किया जा सके। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है आरबीआई एक्ट 1956, इसी में डाल देना, ठीक है। हालांकि ये 1934 के बाद हुआ था, पर एक छोटा पार्ट इसमें डालना है। इसमें आप लिखेंगे ये अक्टूबर 1956 में लागू हुआ, अक्टूबर 1956 में लागू हुआ। ये तो डेट याद रख लेना। अब पहले पुराना गुणगान करोगे कि इससे पहले वाले अधिनियम के तहत आरबीआई को मुद्रा जारी करने के लिए 400 करोड़ रुपए का 400 करोड़ रुपए नगद और फॉरेन सिक्योरिटीज में रखना था। कितना रखना था? 400 करोड़ रुपए नगद व फॉरेन सिक्योरिटीज
तथा 115 करोड़ का गोल्ड रखना था। ठीक है, भारत स्वतंत्र हुआ ही था पता आपको 1947 में। अब इतना ये मिलना, फॉरेन सिक्योरिटीज मिलनी मुश्किल थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में संपत्ति के विषय में जो फॉरेन सिक्योरिटीज है इसको थोड़ा कम करने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया कि इसको 300 केंद्र सरकार से परमिशन लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर इसको कहां तक कर दिया, 300 करोड़ तक, मतलब कम से कम 300 करोड़ रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर 31 अक्टूबर 1956 को 31 अक्टूबर 1956 को यह प्रस्ताव डाला गया। कहां पर, लोकसभा में, जानते हो पार्लियामेंट, लोकसभा में यह प्रस्ताव डाला गया जो अक्टूबर 1957 में पारित हुआ। ठीक है, पारित हुआ। आरबीआई एक्ट 1956, देखो उससे मिलता जुलता ही लिखना है आपको, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि ज्यादा डेटा मैं आपको याद कराऊं। आप इसमें सबसे पहले 1934 के बारे में बताएं कि पहले के प्रोविजन के आधार पर आरबीआई को मुद्रा जारी करने के लिए 400 करोड़ रुपए नगद और फॉरेन सिक्योरिटीज में रखना था, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना था। लेकिन उस टाइम भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत के पास फॉरेन सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम आने लगी, भारत को डेवलपमेंट करना था, 5 ईयरली प्लान शुरू हो गए थे, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने डेवलपमेंट किया, तो सेकंड 5 ईयरली प्लान शुरू हो गया था यहां पर। अब भारत को फॉरेन सिक्योरिटीज की रिक्वायर्ड होने लगी डेवलपमेंट करने के लिए, और फॉरेन सिक्योरिटीज हमारे यहां पड़ी थी। उस टाइम 100 करोड़ 200 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। अब तो क्या नॉर्मली हम 100-200 करोड़ बोल जाते हैं। काफी साल पहले की बात बता रहा हूं, मनी की वैल्यूएशन उस टाइम बहुत ज्यादा हुआ करती थी ये। अब तो मुद्रा सस्ती हो गई, किसी के पास 10, 20, 50 हजार रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भारत को डेवलपमेंट करने के लिए 5 ईयरली प्लान के लिए पैसा चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया, फॉरेन सिक्योरिटीज को थोड़ा कम कर दिया। ये प्रस्ताव पारित कब किया गया, 31 अक्टूबर 1956 को, और ये प्रस्ताव लोकसभा में डाला गया और ये अक्टूबर 57 में पारित हो गया, सर्वसम्मति से पारित करना या जैसा भी हुआ था। ध्यान रखना, इसमें आपके अंडर सेक्शन 37 है प्रभावी हो गई। तो अंडर सेक्शन जो 1965 में एक रिवाइज्ड एक्ट पारित हुआ, 1965 में एक रिवाइज्ड एक्ट पारित हुआ। उसमें 3 लाइन याद रखना, 3 चीजें लिख देना। एक तो आरबीआई डायरेक्ट ऐसी इंस्टीट्यूशन में कैपिटल लगा सकती है, पूंजी में अभिदान कर सकती है जो मध्यकालीन ऋण देगी। मिडिल लोन देने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आरबीआई कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकती है। मध्यकालीन ऋण देने वाली संस्थाओं में आरबीआई कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकती है। पहली चीज, आरबीआई को थोड़ा सा राइट्स बढ़ाए गए। ठीक है, दूसरा है 1949 में जिन पत्र मुद्राओं का विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, जैसे जिन पत्र मुद्राओं को समाप्त कर दिया था, उनकी देनदारियां आरबीआई की खत्म कर दी गई। पहला, आरबीआई उन संस्थाओं में पूंजी लगा सकती है जो मध्यकालीन ऋण देती है। आरबीआई उन संस्थाओं में पूंजी लगा सकती है जो मध्यकालीन ऋण देती है। दूसरा, 1949 के समय जो पत्र मुद्राएं खत्म कर दी गई, उनकी देनदारियां आरबीआई की खत्म कर दी, उनको कोई पैसा आरबीआई को नहीं लौटाना है। तीसरा है, आरबीआई की धारा 42 में संशोधन किया और बैंक की जो सूची थी, लिस्ट थी, उसमें कई नई संस्थाएं शामिल कर दी। 3 चीज याद करो, अभी याद करो। 1965 में जो रिवाइज्ड एक्ट बनाया, उसमें एक तो मध्यकालीन लोन देने वाली संस्थाओं में आरबीआई कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती है। 1965 में रिवाइज्ड, देखो एक्ट है, एक्ट में हर बुक में अलग आंसर टाइप है, लेकिन आप एक्ट वाइज बता रहे हैं तो आपके पास बताने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, ये रिवाइज किया, क्या क्या किया। पहला, मिडिल लोन देने वाली, मिड टर्म लोन देने वाली, मिडिल लोन देने वाली संस्थाओं में आरबीआई कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती है।
मध्यकालीन ऋण देने वाली संस्थाओं में पूंजी में अभिदान कर सकती है। दूसरा, 1949 में जिन पत्र मुद्राओं को बंद कर दिया, क्योंकि आपको बताया भारत अस्तित्व में 1947 में आया था, तो पुरानी कई पत्र मुद्राएं चल रही थी अलग अलग टाइप की, उनको बंद कर दिया और इनकी जो देनदारियां हैं आरबीआई की वो खत्म कर दी। इनकी आरबीआई की जो देनदारियां वो समाप्त कर दी गई। और तीसरे नंबर पर आरबीआई की लिस्ट बढ़ा दी गई, सूची में परिवर्तन किया, कई नई संस्थाओं को भी इसमें डाला गया। समझ गए क्या? आप इसमें लिखेंगे 1956 में आरबीआई एक्ट 1956 में पहले वाले एक्ट में थोड़ा संशोधन किया गया। पहले वाले को समझा दो, 400 करोड़ रुपए कैश और फॉरेन सिक्योरिटी चाहिए होती थी, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड चाहिए था। अब यहां पर 1956 के आते आते सेकेंड 5 ईयरली प्लान शुरू हो गया। एक कहानी मन में एक इमेजिनरी बनाए, हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ने लगी। भारत इतना डेवलप नहीं था, भारत को डेवलपमेंट करना था, तो वहां की परिस्थितियों के आधार पर नियम बनाए जाते हैं। जो भी नियम बनते हैं उस समय की परिस्थिति के आधार पर बनते हैं। तो उस टाइम फॉरेन सिक्योरिटी की आवश्यकता हुई हमें डेवलपमेंट करने के लिए, और हमारा कुछ यहाँ फॉरेन सिक्योरिटी यहाँ ज्यादा पड़ी थी, तो हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस 400 करोड़ को कितना कर दिया, 300 करोड़ कर दिया। ठीक है। और एक आरबीआई एक्ट अक्टूबर में 1996 में 31 अक्टूबर 1996 में आरबीआई एक्ट लोकसभा में प्रस्ताव डाला गया, जो अक्टूबर 57 में जाके पारित हुआ। ठीक है। और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसने 300 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज को कर दिया था। हालांकि एक जगह 200 करोड़ भी लिखा हुआ है, लेकिन आप तो इतना लिखता ना, ज्यादा मत जाना। समझ गए? 1965 में रिवाइज किया गया। रिवाइज करने से अंडर सेक्शन 37 अप्रभावी हो गई। 37 ने आरबीआई को कुछ बांध रखा था, अब आरबीआई की थोड़ा हमने विस्तार करने लगे आरबीआई का, तो आरबीआई की लिस्ट में कई नई संस्थाओं को डाला गया। आरबीआई जो 1949 में पत्र मुद्राओं को विमुद्रीकरण किया था, डिमोनेटाइजेशन किया था, उनकी देनदारियां आरबीआई की खत्म कर दी गई। ठीक है। और मिडिल लोन देने वाली संस्थाओं में आरबीआई कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकती है। ये आपके तीसरे पॉइंट में आप लिख देना। समझ गए? फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे आरबीआई रिवाइज्ड एक्ट, आरबीआई संशोधन अधिनियम। ध्यान रखना, इसमें राज्य सहकारी बैंकों को भी सेकंड शेड्यूल में डाला गया। राज्य सहकारी बैंकों को द्वितीय सूची में डाला गया। इसका मतलब है अब राज्य सहकारी बैंक भी आरबीआई के नियंत्रण में आ गए, और राज्य सहकारी बैंकों को रुपयों की कमी होने पर, रुपयों की आवश्यकता होने पर ये आरबीआई से सीधे ऋण ले सकते हैं। ये आप फोर्थ पॉइंट में लिख देना। क्या लिखोगे वापस सुनो, आरबीआई संशोधन अधिनियम, इसमें आप लिखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का संशोधन अधिनियम बनाया गया। इसमें जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है, इनको भी आरबीआई की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अब इन राज्य सहकारी बैंकों पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी, और इनको रुपयों की आवश्यकता होने पर ये आरबीआई से सीधे मांग कर सकते हैं। ये आप फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे। और फिफ्थ पॉइंट, आप लास्ट पॉइंट है ये, इसमें लिखेंगे गैर बैंकिंग कंपनियों की जमाओं पर नियंत्रण। मैंने आपको कहा है धीरे धीरे हम आरबीआई का दायरा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देश का प्रधान बैंक है। पहले देश डेवलप नहीं था, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया वैसे वैसे आरबीआई के दायरा बढ़ाते गए नियंत्रण करने के लिए। तो गैर बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण, गैर बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण। आरबीआई के प्रोविजन 1963 के अंतर्गत जितनी भी गैर बैंकिंग कंपनियां थी, उनके पास भी रुपए जमा होते हैं, उन पर भी नियंत्रण किसने कर दिया? आरबीआई। आरबीआई कभी भी उनकी डिपॉजिट के बारे में लिस्ट मंगा सकती है, और आरबीआई का दायरा बढ़ता गया। आरबीआई वार्षिक प्रकाशन के माध्यम से या त्रैमासिक प्रकाशन के माध्यम से इनसे अपने प्रतिवेदन मंगा सकती है। कुल मिलाकर आरबीआई एक्ट 1934 का अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आपको 5 पॉइंट में इसको खत्म करना है। एक बार समराइज्ड रूप से मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट जो था वो आनुपातिक कोष समाप्त कर दिया।
अनुपातिक कोष समाप्त। कुछ लोग तो यूं लिख देना अनुपातिक कोष समाप्त, ये आपको याद आ जाए तो आप, ये याद नहीं रहे तो आप लिख देना मिनिमम कोष प्रणाली लागू, न्यूनतम स्वर्ण योजना लागू कर दी गई। ठीक है। दूसरा परिवर्तनशील, दूसरा क्या था, परिवर्तनशील कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। तीसरे नंबर पर हमने क्या लिया था, आरबीआई एक्ट 56 ये लिया था क्या, आरबीआई एक्ट 1956। चौथे नंबर पर आरबीआई रिवाइज्ड एक्ट, आरबीआई संशोधन अधिनियम, ये चौथे नंबर पर। फोर्थ और फिफ्थ है गैर बैंकिंग कंपनी की जमाओं पर नियंत्रण, गैर बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनी, गैर बैंकिंग कंपनी की जमाओं पर नियंत्रण। ये आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? वापस सुनो, जैसे आए, अब मैं फास्ट बता रहा हूं। अनुपातिक कोष समाप्त 1934 के अंदर हमने अनुपातिक कोष समाप्त कर दिया गया। इससे पहले के एक्ट में साफ लिखा हुआ था कि जितनी भी आरबीआई नोट इश्यू करेगी उसका 40% उसको फॉरेन सिक्योरिटी गोल्ड और कैश में रखना पड़ेगा। अब ज्यादा डेवलपमेंट करना है, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए तो 40% भी एक बड़ी अमाउंट होती है। 40% फॉरेन सिक्योरिटीज कहां से लाएं, गोल्ड कहां से लाएं इतना? ठीक है। तो डेवलपमेंट करने के लिए हमने इस मेथड को समाप्त किया और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, मिनिमम बैलेंस शुरू कर दिया जिसमें 400 करोड़ केस और फॉरेन सिक्योरिटी और 115 करोड़ का गोल्ड रखा जाएगा। ठीक है। अब इसके दोष और फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि डेवलपमेंट करने के लिए पैसों की व्यवस्था, धन की व्यवस्था हो जाएगी। और घाटा ये बताया गया, कहीं इन्होंने माना, जो भी नॉलेज रखने वाले लोग हैं इनके मत के अनुसार जब पैसा बढ़ जाएगा, देश में पैसा बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी और लोगों की सोच थोड़ी साइकोलॉजिक इफेक्ट आएगा कि केवल नोट छाप के दे रहे हैं, कल को बंद हो गई तो क्या होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमने आरबीआई को कुछ राइट्स दे दिए, इसमें आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। परिवर्तनशील सीआरआर एक तरह से एक हथियार का काम करता है जो महंगाई और मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में आरबीआई इसको हथियार के रूप में काम में लेती है। मार्केट में अगर मनी बढ़ानी होती है तो सीआरआर कम कर देती है, मनी बढ़ जाएगी। कम रिजर्व रखेगी तो मार्केट में मनी ज्यादा चल जाएगी और मार्केट से मनी कम करनी होती है तो ये सीआरआर को बढ़ा देगी। ये एक तरह से परिमाणात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का आरबीआई का साधन है। ठीक है। फिर आरबीआई एक्ट 1956, अब 1956 आते आते क्या हो गया था, सेकेंड 5 ईयरली प्लान आ गया था। 1956 आते आते सेकेंड 5 ईयरली प्लान आ गया था। उस समय की परिस्थितियों पर नजर डालें आप, एक बार जाएं आप 1956 में, भारत स्वतंत्र हुआ ही था, अब डेवलपमेंट करना है। वो कर मैं नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। भारत स्वतंत्र हुआ ही था, डेवलपमेंट भारत को करना था, उसके लिए धन चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, क्योंकि उदारवादी की तरफ हम जा रहे थे। तो यहां पर 400 करोड़ वहां फॉरेन सिक्योरिटीज वहां पड़ी थी, तो केंद्र सरकार से परमिशन लेकर और 1956 में अक्टूबर 56 में एक प्रस्ताव पास किया, डाला गया, जो अक्टूबर 57 में पारित हुआ। उसके अनुसार हमने इसको 300 करोड़ तक कर दिया। ठीक है, ताकि डेवलपमेंट हो सके। फिर आरबीआई संशोधन अधिनियम में हमने क्या किया, इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इसके अंडर में ला दिया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का नियंत्रण आरबीआई करेगी। आरबीआई के रूल रेगुलेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लागू हो जाएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रुपये चाहिए तो आरबीआई से ले सकती है। और लास्ट में गैर बैंकिंग कंपनी की जमाओं पर नियंत्रण कर दिया गया। तो जितनी भी नॉन बैंकिंग कंपनी की डिपॉजिट्स है वो भी आरबीआई की नजर में रहेगी। ठीक है, उनको अपने क्वार्टरली ईयरली जो भी रिपोर्ट्स है उनको देने पड़ेंगे। इस तरह से आरबीआई का हमने दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। समझ गए? ये आपके 15 मार्क्स में आ सकता है और छोटे में 5 में ये भी आ सकता है, वो अनुपातिक कोष वाला 2 में भी आ सकता है।